नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज बात करते हैं ऐसी कंपनी की जो आईटी के इस उथल-पुथल वाले दौर में एक इस तरह के हार्डवेयर सिस्टम्स का निर्माण करती है, जो आईटी के सेक्टर में जो लेटेस्ट तकनीक है, यानी एआई सिस्टम्स, उसको वहाँ पर मॉडल ट्रेन करने के काम आती है और इस कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हालांकि इस कंपनी का वीडियो हम 1 साल पहले भी बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद से इस कंपनी में काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं और हमारे काफ़ी सारे जो दर्शक हैं उनका ये अनुरोध था कि हम एक बार इसका नया जो वीडियो है, जिस तरीके से अब ये काम कर रही है, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये नेटवेब टेक्नोलॉजी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। सब बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे, आसान शब्दों में आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी का आखिर बिजनेस क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी में काम करती है, किस तरह का वैल्यूएशन है, ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन आप सभी ले सकें। तो हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो कंपनी का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, इसकी जो शुरुआत हुई एक दुकान के रूप में हुई, सोल प्रोप्राइटरीशिप फर्म के रूप में, और ये उस समय भी इसका नाम नेटवेब टेक्नोलॉजीज था। इसको एक 1999 में 1999 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और उसके बाद 2022 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। जुलाई 2023 में इसका आईपीओ आया। वो आईपीओ जो प्राइस था वो 500 रुपये था। रिटेल कैटेगरी में 19 गुना सब्सक्राइब हुआ और ओवरऑल ये 91 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब का भाव देखिए, आज का भाव लगभग 3700 रुपये का भाव है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो ये लगभग 2.5 से 3 साल में इस कंपनी ने का जो भाव है वो लगभग 7.5 गुना हो चुका है। बहुत ही शानदार इस कंपनी ने रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अब जानते हैं ये कंपनी क्या करती है। तो ये जो कंपनी है ये एक OEM है। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड और पावरफुल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी डिज़ाइन करती है और उनकी मैन्युफैक्चर करती है और उनकी सप्लाई करती है। तो देखिए, अब इस चीज़ को समझने के लिए OEM क्या है, हाई एंड कंप्यूटर्स क्या है, तो बहुत सरल इसके लिए सबको सरल भाषा में इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो एक जैसे पीसी होता है, तो पहले आप आजकल लैपटॉप ज़्यादा काम आते हैं, तो कुछ असेंबल्ड पीसी पुराने टाइम में हुआ करते थे। यानी आज से 8-10 साल पहले ये चलन था कि घर में पीसी थे और जो पीसी है उसको एक लोकल मैन्युफैक्चरर द्वारा या लोकल असेंबलर द्वारा हम लोग असेंबली कराकर अपने घर में इंस्टॉल करा लिया करते थे। तो उसके लिए कैबिनेट अलग ले आते थे, उसका जो मदरबोर्ड होता था वो अलग ले आते थे, उसके रैम अलग ले आते थे, उसमें जो हार्ड डिस्क ड्राइव अलग ले लेते थे, कीबोर्ड अलग ले लेते थे, मॉनिटर अलग ले लेते थे, और वो जो असेंबलर है वो इन सब चीज़ों को प्लग एंड प्ले फॉर्म में, यानी उनको डिफरेंट जो स्लॉट्स हैं उसमें पेच वेच कस के उसको तैयार करके उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके विंडोज़, जो भी विंडोज़ होती थी वो, या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, उसको इंस्टॉल करके आपको चालू करके दे देता था। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये एक छोटा रूप है किस चीज़ का, ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज जो करते हैं ना उसका एक छोटा रूप है। लेकिन नेटवेब टेक्नोलॉजीज का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतना आसान नहीं है कि बस पेज कसा और काम हो गया। और ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और हाईली इंजीनियरिंग, मतलब बहुत ही हैवी डिफिकल्ट इंजीनियरिंग वाला काम है। और यही जो है इस कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी हर कंपनी आकर इसमें एंटर नहीं कर सकती, इसमें स्पेशलाइज स्किल चाहिए होती है। और ये जो स्पेशलाइज स्किल है इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया नेटवेब टेक्नोलॉजीज वालों ने। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इनके जो प्रमोटर है ना वो साइंस ग्रेजुएट भी नहीं, वो तो कॉमर्स ग्रेजुएट है। अब ये जो चीज़ है ये एक चीज़ को और भी एम्पलीफाई करती है, एक चीज़ को और भी रेखांकित करती है कि किसी भी बिजनेस में आपको पैशनेट होना आवश्यक है। आपको वो आवश्यक नहीं है कि आपको उस चीज़ की टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो नॉलेज और एजुकेशन आपके पास हो ही हो। तो खैर, अब ये तो हमने उदाहरण समझा पीसी का। अब ये जिस तरह के सिस्टम्स बनाते हैं उनकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है,
हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग सिस्टम बनाते हैं। तो आप पावरफुल कंप्यूटर्स को इमेजिन कीजिए जो 24/7 चलेंगे, जिसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, जो डाउन नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा अगर पीसी खराब भी हो जाता, 2-4 दिन नहीं भी चलेगा तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टम्स लगते हैं, ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में लगते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में लगते हैं, बैंक्स में लगते हैं, एयरपोर्ट्स पर लगते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो हैं ये डाउन नहीं हो सकते। दूसरी बात ये, जो इनका जो आर्किटेक्चर होता है, इनका जो आपस में इनके जो पार्ट्स का इंटरकनेक्शन होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करना। उसको इस प्रकार से मैनेज किया जाता है ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो आसानी से चले। फिर बहुत सारे लोग, यानी मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं, वो एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं एक ही बार में। बहुत करोड़ों अरबों जो डेटा है ना उसका ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके अलावा जो जो प्रोसेसिंग ये कर रहे होते हैं, ये जो सर्वर्स या हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम से जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उसके कारण बहुत हाई हीट जनरेट हो रही होती है। तो एक एफिशिएंट कूलिंग की आवश्यकता होती है ताकि वो सिस्टम खराब नहीं हो। इसके अलावा जो ये सिस्टम है, इनमें हाई पावर, मतलब ये छोटी मोटी जो हमारी नॉर्मल 220 वोल्ट की पावर होती है उससे संचालित नहीं होती, हैवी पावर से ये संचालित होते हैं। तो वहाँ पर ये जो सिस्टम होते हैं इस प्रकार के होने चाहिए, इसमें केबलिंग, इनके कनेक्शन इस प्रकार के होने चाहिए कि जो ये हाई पावर को सस्टेन कर सके ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कनेक्शन के बाद कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये साइबर अटैक टाइप चीज़ों से भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो आप अब इसको ये समझ लीजिए, जो हमने पीसी असेंबली का, पर्सनल कंप्यूटर की असेंबली का जो एग्जांपल दिया, और ये जो मैंने हाई एंड कंप्यूटिंग का एग्जांपल दिया, इन दोनों के सिस्टम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग वाला काम है ये। और ये इस तरीके से आप समझिए कि जो एक हमारे गांव में आपने देखा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं, जैसे कोई गांव में कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं होता जनरली, तो एक जुगाड़ टाइप चीज़ होती है, जो डीजल पंप सेट होता है, उसके पीछे एक जो लकड़ी के फ्रेम बना के, लोकल जो उनका मिस्त्री होता है वो लकड़ी का फ्रेम चेसी टाइप का बना के वो उस डीजल इंजन के साथ फिट कर देता है, और वो कहलाता है जुगाड़, या कई जगह उसको बुग्गा भी बोलते हैं। तो ये जो पीसी असेंबली वाली का उदाहरण मैंने दिया, वो जुगाड़ और बुग्गा टाइप काम है। और ये जो हाई एंड कंप्यूटिंग जिसमें ये नेटवर्क टेक्नोलॉजीज काम करती है, ये जो है फार्मूला 1 रेसिंग की जो कारें होती हैं, जो हाई स्पीड रेसिंग में काम आती हैं, उस तरह के कार का काम है। तो आप ये देखिए कि जो टेक्नोलॉजी जुगाड़ या बुग्गे में काम आएगी, वैसी टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मूला 1 रेसिंग में काम नहीं आ सकती। उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड अलग तरह की डेडिकेटेड कंपनीज जो हाई एंड स्किल में काम करती हो, हाई एंड इंजीनियरिंग में काम करती हो, उस तरह की स्किल वाली कंपनीज आपको चाहिए। अब इनके कोर बिजनेस की बात करता हूँ कि ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए, इनका जो रेवेन्यू है ना, 3 या 4 पार्ट हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स में ये काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, अब इसमें हाई एंड कंप्यूटिंग कई तरीके के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह के इस्तेमाल उस हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम को कर रहे हैं। तो एक जो इनका सेगमेंट है वो रिलेटेड है एआई सिस्टम से रिलेटेड, और वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 48% आता है। दूसरा जो इनका सिस्टम है वो है सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू 22% आता है। तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो है प्राइवेट क्लाउड, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 22% आता है, वहाँ से भी 22% आता है। और जो रेस्ट है, तो ये बाकी जो इनका 8% रेवेन्यू है, वो जो रेवेन्यू आता है ये सर्वर बनाते हैं, हाई एंड सर्वर बनाते हैं, वो डेटा सेंटर्स के लिए बनाते हैं, और हाई एंड जो बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए बनाते हैं, और कुछ ये एएमसी टाइप का काम भी करते हैं। तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो 8% आता है। जो मेनली इनके 3 हाई एंड कंप्यूटिंग के जो सिस्टम्स हैं वो एआई में काम आते हैं, ये सुपर कंप्यूटिंग में काम आता है, और प्राइवेट क्लाउड में काम आता है। अब इनको एक एक करके समझते हैं आखिर ये चीज़ क्या होती है। देखिए, हाई एंड कंप्यूटिंग के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि हाई एंड कंप्यूटिंग आखिर होती क्या है। 24 घंटे
वो रन करे, उसमें कैपेसिटी इस प्रकार की हो कि मिलियंस ऑफ जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको वो कैप्चर कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। अब जिस प्रकार का इस्तेमाल आप उन हाई एंड कंप्यूटिंग को का करते हैं, उन सिस्टम्स का करते हैं, उसके हिसाब से उनकी थोड़ी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो एआई सिस्टम्स जो होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है कि जीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रोसेसर उसमें होता है वो जीपीयू का प्रोसेसर होता है, और जो जीपीयू का जो प्रोसेसर होता है ये जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ये कैपेबिलिटी होती है, ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो है ना वो साइमल्टेनियसली कर सकता है, एक साथ कर सकता है। दूसरी बात ये कि जो ऑर्डिनरी जो होते हैं, जो हमारे जो कंप्यूटर्स में ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स में लगते हैं, वो जिनको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद दूसरी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद तीसरी कैलकुलेशन करेंगे। जो जीपीयू है वो जो होता है ना वो बहुत बड़ी एक्सेल शीट आप ये समझ लीजिए, जिसमें जो करोड़ों जो है रोज है और करोड़ों जो कॉलम्स हैं, उसमें जितना डेटा भरा हुआ है उसकी सारी कैलकुलेशन वो एक साथ करने में सक्षम होता है। तो ये चीज़ यहाँ, ये जो जीपीयू की खास बात होती है, ये जो जीपीयू एआई सिस्टम होते हैं, ये जो एआई के मॉडल्स होते हैं, जैसे एलएलएम मॉडल हुआ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हुआ, या जिसको ये कहें जो चैट जीपीटी का ओरिजिन हुआ है, वो बेसिकली इस तरह के ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू हुआ है। मशीन को उन ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू पैटर्न रिकॉग्निशन करना सिखाया जाता है। उसमें कुछ इस तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, जिससे मशीन जो है नेक्स्ट टाइम जब आप उससे कुछ पूछें तो वो आपको आंसर आपका उस पुराने जो उसके पास डेटा है उसके हिसाब से एक अपनी मर्जी से निकाल के, अपने हिसाब से, यानी खुद जो एक सही आंसर निकाल के वो आपको दे दे। दूसरा जो जहाँ से इनका रेवेन्यू, नेटवर्क टेक्नोलॉजी वालों का रेवेन्यू 22% आता है, वो सुपर कंप्यूटिंग। अब देखिए सुपर कंप्यूटिंग और एआई जो सिस्टम है वो दोनों हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम है, लेकिन सुपर कंप्यूटिंग और हाई एंड सिस्टम में डिफरेंस ये है कि जो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है वो साइंटिफिक और जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है ना वहाँ काम आता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक वेदर को फोरकास्टिंग का। तो देखिए वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आप पुराना जो 10, 20, 15, 25 साल का जो पुराना डेटा है उसको आप लेते हैं, तो ये डेटा पॉइंट्स होते हैं करोड़ों की संख्या में होते हैं, काफ़ी सारे इनके इसमें वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो डेटा है आप लेते हैं और उसके हिसाब से मॉडल बनाते हैं, यानी कि वो मैथमेटिक्स का कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला बनाते हैं, जिसमें अगर मैं आज का डेटा डाल दूं तो मुझे वो कुछ जवाब देगा कि मौसम किस प्रकार का होगा, बरसात होगी या नहीं होगी। तो ये जो काम है ये पहले क्या हुआ करता था कि वो पेपर पे हुआ करता था या लो एंड कंप्यूटर्स के थ्रू हुआ करता था। तो वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ प्रोसेस करके उससे एक मॉडल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टीडियस काम है, हजारों लोग मिलके भी वो काम नहीं कर सकते। तो ये अब ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं इनके थ्रू ये संभव हो गया, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स जो है ना बहुत सारी इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो एक साथ प्रोसेस करके एक मॉडल बिल्ड कर सकता है, और उससे वेदर टाइप की जो प्रोडिक्शंस है ना वो संभव हो जाती हैं। तो बेसिकली जो ये भी हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम है, यानी सुपर कंप्यूटर वाला भी, लेकिन डिफरेंस ये है एआई सिस्टम से कि ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में काम आता है, और ज्यादातर यहाँ पर सीपीयू का इस्तेमाल होता है, जबकि एआई सिस्टम्स में जीपीयू का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये भी बात सही है कि अब लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर्स हो रहे हैं उसमें भी जीपीयू का इस्तेमाल पॉपुलर हो रहा है। तीसरा जो काम है, ये जहाँ से इनका रेवेन्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजी का फिर 22% आता है, वो है प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड का मतलब ये एक स्टोरेज स्पेस जो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाते हैं। एक तो पब्लिक क्लाउड हो गया, तो जैसे गूगल का स्टोरेज जो है जहाँ से आपकी ईमेल वगैरह जो है, या आप ये कह रहे हैं गूगल ड्राइव जो है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है पब्लिक क्लाउड का। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है अपना डेटा अपलोड कर सकता है और कहीं से भी जहाँ इंटरनेट हो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का जो जो डेटा है वो एक जगह किसी सर्वर में स्टोर रहता है, और उसमें जिस व्यक्ति को उस डेटा का एक्सेस होता है केवल वो ही व्यक्ति उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है ये प्रॉपरली रन करे। और ये जो यहाँ से इनका जो रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया प्राइवेट क्लाउड से
22% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा ये जो सर्वर बनाते हैं, जो 8% रेस्ट जो रेवेन्यू आता है ये सर्वर से, कुछ सर्विसेज से, जो डेटा सेंटर के सर्वर से और हाई परफॉर्मेंस सर्वर से, तो बड़े बड़े सर्वर्स भी बनाते हैं ये। तो यहाँ से इनका टोटल रेवेन्यू जो है ये 8% आता है। अब ये रही बात कि ये आखिर करते क्या है। अब एक एंड पे ये आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये सारे जो पार्ट्स हैं ये खुद बनाते हैं? जी नहीं, ये सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाते। अब आप डेल का कंप्यूटर की का एग्जांपल, डेल के लैपटॉप के का एग्जांपल लीजिए। डेल जो है अपना मार्का कर रखता है, और उसकी खास बात ये है कि अगर आप डेल का कंप्यूटर लेंगे तो वो आप ये आप ये सुनिश्चित हो सकते हैं, आप ये कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये जो है ना स्टडी होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी आर्किटेक्चर वाला होगा और मुझे धोखा नहीं देगा। तो इस तरीके जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग तो हाई एंड कंप्यूटिंग में ये नेटवर्क वाले करते हैं। ये जो है कुछ पार्ट्स बाहर, जो क्रिटिकल पार्ट्स है ना, वो तो सारे बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि भारत में या और भी किसी अन्य देश में, एक या दो देशों को छोड़कर किसी देश में कैपेबिलिटी नहीं है इस तरह की हाई एंड जो रिक्वायरमेंट होती है पार्ट्स की, वो प्रोड्यूस कर सके। तो जैसे ये जो है पीसीबी, जो मदरबोर्ड जो होता है, ये खुद डिज़ाइन करते हैं, इनकी खुद की फैसिलिटी है वहाँ पर, और उस पे ये फिर उन पार्ट्स को, जो डिफरेंट पार्ट्स मदरबोर्ड पे लगने हैं, वो ये एम्बेड करते हैं, उस पर लगाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो सीपीयू है, जीपीयू है, तो ये वो मंगाते हैं इंटेल से या एएमडी से या एनवीडिया से। जो रैम हुआ या हार्ड डिस्क हुआ, जो एसएसडी जिसको बोलते हैं वो हुआ, या अन्य स्टोरेज के जो चीज़ें हैं काम में आने वाली, वो भी ये बाहर से मंगाते हैं। इसके अलावा जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम को अटैच करने के जो पार्ट्स हैं ये बाहर से मंगाते हैं, लेकिन उसकी असेंबली यानी उस पूरे सिस्टम को असेंबल अपने मदरबोर्ड पे ये खुद करते हैं। इसके अलावा जो रैक्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि वो केसिंग जिसमें ये सारे पार्ट्स रखे जाएंगे, वो ये खुद निर्माण करते हैं, और कुछ ये इंपोर्ट भी करते हैं। अब ये रही बात कि इनका रॉ मटेरियल क्या है और ये इस चीज़ को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। अब दूसरी साइड में आते हैं, इनके कस्टमर्स की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये एआई सिस्टम्स हुए या जो पैरेलल सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स हुए, ये सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम ज़्यादातर काम आते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो आईआईटीज़ हुआ, सीडैक हुआ, ट्रिपल आईआईटी हुआ, ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके कस्टमर्स हैं। इसके अलावा जो एआई सिस्टम्स की बात करें तो ई2ई नेटवर्क जो है वो इनका क्लाइंट है। इसके अलावा इन्फोसिस और जोहो जैसे जो जो कंपनीज हैं, कमर्शियल कंपनीज जो हैं, वो इनके एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल करती हैं। जो अन्य जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इसरो हुआ, ये भी इनके इनके क्लाइंट हैं। इसके अलावा यूपीआई वाली जो एनसीपीआई है और आधार है, ये इनके ग्राहक हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं, वो जो जैसे ग्रेविटॉन हुआ, बड़ी पॉपुलर एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, और एनके सिक्योरिटीज़ हुआ, ये हाई फ्रीक्वेंसी जो कंपनीज हैं वो भी इनके सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वहाँ पर फास्ट एग्जीक्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, फास्ट कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के टेल विंड्स की। ऐसी क्या चीज़ है जो इस कंपनी को आने वाले समय में भी पुश देगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, ह्यूज एआई अडॉप्शन हो रहा है। अब जो ट्रेडिशनल जो कोडिंग वाला मामला है या जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर वाला मामला है, वो एक तरीके से एआई से रिप्लेस हो गया। हर जगह जो है ना एआई सिस्टम जो है ना वो आ रहे हैं, और ये जो है एआई सिस्टम्स को प्रोड्यूस करने में इंडिया की लीडिंग कंपनी है। दूसरी चीज़ ये है कि डेटा सेंटर में मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जैसे चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फेसबुक या मेटा हो या गूगल हो, ये कोई भी हो, ये भारत में डेटा सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। तो वहाँ से भी जो हाई एंड सर्वर्स की डिमांड है वो इनके रेवेन्यू को पुश देगी। तीसरी चीज़ ये कि तेज़ी से जो जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट क्लाउड का अडॉप्शन कर रही हैं। तो ये जो तीनों ही हैं, इनमें ये इनके मेन सेगमेंट हैं, और यहाँ से इनकी डिमांड जो है आने वाले समय में वो बढ़ने वाली है। फिर क्या है, इनका जो ये अपना पोर्टफोलियो भी एक्सपेंड कर रहे हैं। इन्होंने एक नया जो
काम किया है वो ये किया है, इन्होंने एआई आर्किटेक्चर ये इन्होंने डेवलप किया है, और ये आर्किटेक्चर सिमिलर उसी तरीके का इन्होंने बिजनेस शुरू किया है जिस तरीके का ई टू ई नेटवर्क का कोर बिजनेस है। तो अगर ई टू ई नेटवर्क का कोर बिजनेस अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में ई टू ई नेटवर्क का एक वीडियो आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ई टू ई कैसा काम कर रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, ये इसका ये वाला जो काम है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का ये डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, ये ई टू ई नेटवर्क्स के डायरेक्ट कंपटीशन में होने वाला है। दिसंबर 2025 में अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 526 करोड़ की तो ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक थी, और 1734 करोड़ की स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बुक थी। अब ये ऑर्गेनिक और स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बुक क्या चीज़ होती है? देखिए, रेगुलर बिजनेस जो आपका होता है, डे टू डे बिजनेस जैसे आप चल रहा है, आप कोई सेल्स पिच किया आपने, आप डिफरेंट कस्टमर से मिलते हैं, तो जो रेगुलर बिजनेस रूटीन बिजनेस जो आता है वो बेसिकली ऑर्गेनिक बिजनेस कहलाता है, या ऑर्गेनिक, तो इनके ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक जो है 526 करोड़ की है। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बुक क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बुक जनरली जो होती है वो किसी मिशन, जैसे एआई मिशन भारत का जो चला रहा है, तो हो सकता है वहां से इनको ये ऑर्डर मिला हो। ये इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बुक होती है वो किसी मिशन के कारण होता है, या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसी पुश के कारण होता है, और वो जनरली लार्ज ऑर्डर होते हैं और काफ़ी लंबे चलने वाले 5-7 साल चलने वाले इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं। तो इनकी जो ये ऑर्डर बुक है वो 1734 करोड़ रुपए की है। तो आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 2200-2300 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है। दिसंबर 2025 में जो इनके रिजल्ट्स है उसमें खास बात ये थी कि जो इनका जो 64%, 64% जो इनका रेवेन्यू था वो एआई सिस्टम्स के कारण आया है। मतलब मेजर रेवेन्यू जो इनका आया है उस क्वार्टर में, दिसंबर 2025 क्वार्टर में, वो 64% जो है वो एआई सिस्टम्स को के इंस्टॉलेशन के कारण या उनके उस बिजनेस से आया है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, एस्टेब्लिश बिजनेस है, 1999 से ये इस बिजनेस में है और बिजनेस के हर एस्पेक्ट को ये समझते हैं, और कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद भी इसके प्रमोटर जो है यहाँ तक इस कंपनी को ले आए, तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्किन के क्लाइंट्स हैं, जितने अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, यानी जैसे आईआईटीज़ हुआ या ट्रिपल आईआईटीज़ हुआ, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इसरो हुआ या डीआरडी हुआ, तो वो इनके क्लाइंट्स हैं। अच्छी बात है। तीसरी बात ये कि सेक्टर के टेलविंड्स हैं, जैसे मैंने बताया बहुत तेज़ी से एआई और क्लाउड का अडॉप्शन होने वाला है। वीकनेस की बात करें तो देखिए, जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी वीकनेस है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। जो क्रिटिकल पार्ट्स के लिए ये जो डिपेंडेंट है वो अन्य कंपनीज के ऊपर है, स्पेशली जीपीयूज के लिए ये एनवीडिया टाइप की कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर किसी भी कारण से इस तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, कोई टैरिफ लगते हैं, तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उनको परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये कि ये जो बिजनेस है तेजी से, जैसे जैसे एआई का अडॉप्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे एआई और हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स की भारत में डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे ही जो है ना फॉरेन वाली कंपनीज भी और कुछ इंडियन कंपनीज भी ये प्रयास कर रही हैं कि ये जो ल्यूक्रेटिव बिजनेस का एरिया है यहाँ पर वो एंटर हो। तो इंटेंस कंपटीशन होता जा रहा है, स्पेशली जो फॉरेन कंपनीज हैं उनसे। तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से अपना ग्रोथ और मार्जिन जो, मतलब अपना रेवेन्यू और मार्जिन जो है वो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज प्रोटेक्ट करके रखती है। मार्केट कैप की बात करूं तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 24% का। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निल है, लेकिन जो पी है वो 119 का पी है। 3 साल की सेल बहुत ही इंप्रेसिव 67% बढ़ी है। जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही इंप्रेसिव 72% साल दर साल बढ़ा है। प्रमोटर के पास 71% है, एफआईआई के पास 10% है जो थोड़ा कम हुआ है, डीआईआई के पास 3% है, ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो पब्लिक के पास है 16% है। और जो पब्लिक है सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन, सितंबर 2025 के क्वार्टर के कंपैरिजन में दिसंबर 2025 के क्वार्टर में जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो एफआईआई डीआई का कम हो रहा है होल्डिंग, और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं। तो खैर ओवरऑल अगर वीडियो को समराइज में करूं तो देखिए, अच्छी कंपनी है, एक हाई एंड इंजीनियरिंग वाली कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं। एंट्री बैरियर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, और जिस तरह की इंजीनियरिंग चाहिए होती है वो भी हर
किसी कंपनी के का अचानक से कर पाना संभव नहीं होता। तो ये तो इसकी कंपनी की खास बात है। लेकिन देखिए, एज इन्वेस्टर हमें क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो मार्केट सेंटिमेंट। तो मार्केट सेंटिमेंट जो है ना, इस होली के त्यौहार पर बड़ा बिगड़ा हुआ है। और ये ट्रम्प साहब जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस है ना, या बाजार में उथल पुथल पैदा कर रहे हैं, उससे मार्केट का जो मूड है ना, वो बहुत ही खराब है। तो ये जो 119 का पी है ना, ये ये कंपनी अगर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, इस माहौल में पहली चीज़ तो माहौल खराब है। दूसरी चीज़ ये कि ये 119 का पी जब तक सस्टेन रहेगा, जब तक ये नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, बाजार की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल ग्रोथ नहीं, ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन बाजार मान के चल रहा है, तब वो जब तक आती रहेगी तब तक ये शेयर जो है ना तब चलेगा। ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन से जैसे ही इधर उधर कुछ आया, तो जैसे मैंने आपको केन्स टेक्नोलॉजी के एक पुराने वीडियो में मैं बताया था कि ये प्राइस टू परफेक्शन है। अगर ज़रा सा भी ऊंच नीच हुई तो लोअर सर्किट मारेगा, और वही हुआ भी। तो उसी तरीके से अगर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बाजार की मीट नहीं होती किसी भी क्वार्टर में, तो आप इसको लोअर सर्किट मारता देखेंगे। तो एज इन्वेस्टर आप किसी फैड पे ना जाएं, मतलब आप किसी जो हाइप में ना जाएं। आप तसल्ली से सोच विचार करें। आपको इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, इसकी वैल्यूएशन ठीक लगती है, आपको इसके ग्रोथ अगर आप नज़र रख सकते हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और फिर डिसाइड करें कि आप शेयर को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते। हाँ, आप मेरे फ्रेमवर्क को ध्यान रख सकते हैं अपना डिसीजन लेने में। मेरी इस शेयर को या किसी अन्य शेयर को खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।